हेलो दोस्तों, दिल से यात्री चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो मेरी और मेरे 3 मित्रों की उज्जैन महाकाल यात्रा पर है। इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन में महाकाल के अलावा जो अन्य प्रमुख जगह हैं उनके बारे में बताऊंगा। बस बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों, ये है उज्जैन महाकाल का विशाल मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे देश में हैं उनमें चौथे नंबर के ज्योतिर्लिंग इनको माना जाता है। ये मंदिर का कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में प्रशासन ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कि जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई थी जिससे कि भीड़ कंट्रोल की जा सके और भीड़ इकट्ठी ना हो सके एक जगह में। तो बहुत अच्छा सिस्टम था। अंदर भी गर्भगृह में भी चलते चलते ही दर्शन करने थे। आम श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर रुकना कि किसी भी तरीके का किसी भी श्रद्धालु के लिए वहाँ पर रोक थी, रुक नहीं सकता वहाँ पर कोई भी श्रद्धालु। आगे बढ़ते रहना है। और एक चीज़ और है कि जो वहाँ पर महाकाल का जो मुख्य आकर्षण है वो है भस्म आरती, जिस पर कि इस प्रशासन ने अभी रोक लगाई हुई है। इसलिए भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं के लिए कोई भी परमिशन नहीं है। भस्म आरती में केवल और केवल मंदिर समिति के लोग ही उसमें शामिल हो सकते हैं या प्रशासन के जो लोग होंगे वो ही उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दी मंदिर समिति ने ये फैसला किया है कि बहुत जल्दी आम श्रद्धालुओं को भी भस्म आरती में शामिल किया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये रखी गई है कि उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और पर डे की जो संख्या होगी श्रद्धालुओं की कि कितने श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं वो एक फिक्स कर दी जाएगी। और उसके लिए एक निश्चित धनराशि वो देनी पड़ेगी। जिसके पास ऑनलाइन पास होगा वो ही इस भस्म आरती में शामिल हो सकता है। तो ये एक नया अपडेट है। फिलहाल भस्म आरती में आम श्रद्धालु शामिल नहीं हो सकते हैं। और दूसरा, मध्य प्रदेश आने के लिए या उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए या मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की कहीं पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन इसको कहीं पर भी आपसे नहीं मांग रहा है। दोस्तों, महाकाल के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे काल भैरव। काल भैरव को महाकाल का क्षेत्रपाल माना जाता है। और जब महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर आने के लिए कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। जो मंदिर है महाकाल का, उसके बाहर ही गेट पे ऑटो और टैक्सियाँ लगी होती हैं। 5 किलोमीटर लगभग दूरी है। शहर के अंदर ये मंदिर मौजूद है। तो यहाँ पर आने की ऐसी कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर मंदिर का एक जो आकर्षण है वो है यहाँ पे प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। और ये शराब की जो दुकानें हैं इनको लाइसेंस दिया हुआ है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये शराब की दुकानें केवल मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद हैं। इसके बाहर शराब बेचना पे पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। तो मंदिर के अंदर प्रसाद के रूप में ही शराब को खरीदा जाता है और प्रसाद के रूप में ही ये शराब वहाँ पर जो है इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, काल भैरव के दर्शन के बाद हम गए कुंडेश्वर महादेव, जो कि सांदीपनी आश्रम के बिल्कुल नज़दीक है। और कुंडेश्वर महादेव में जो मंदिर में जो शिवलिंग है, वहाँ के पुजारी ने हमें बताया कि ये 6000 साल पुराना शिवलिंग है। और सांदीपनी आश्रम वो आश्रम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, सुदामा व बलराम, इन तीनों ने वहाँ पर अपनी जो शिक्षा थी वो ग्रहण की थी। तो इस जगह को श्री कृष्ण की पाठशाला के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सांदीपनी आश्रम और कुंडेश्वर महादेव ये बिल्कुल एक ही परिसर के अंदर दोनों मंदिर मौजूद हैं। ये भी एक देखने वाली जगह है। कभी यदि आप उज्जैन आओ तो यहाँ पर भी ज़रूर आए। ये बिल्कुल काल भैरव के ही नज़दीक ये मंदिर मौजूद है। है ना, ये यहाँ पे संदीपनी महाराज पढ़ाने के लिए आए थे। जी और फिर उसके बाद में ये यहाँ पे गोमती कुंड है, जी यहाँ के आप दर्शन करना। जी और सर्वेश्वर महादेव वहाँ के भी आप दर्शन करना जी प्रेम पूर्वक। जी। और ये कुंडेश्वर है, यहाँ के दर्शन करना आप आराम से। नमस्कार दोस्तों, सांदीपनी आश्रम के बाद हम गए हरसिद्धि माता के मंदिर में, जो कि रामघाट के बिल्कुल नज़दीक है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी। हरसिद्धि माता के आगे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने 11 बार अपना शीश चढ़ाया था। वो जैसे ही अपना शीश माता के आगे चढ़ाते थे वैसे ही उनका नया सिर उग आता था। हरसिद्धि माता को विक्रमादित्य की कुलदेवी भी माना जाता है। मंदिर के बाहर 2 दीप स्तंभ हैं जो कि शिव और शक्ति के प्रतीक हैं। इन दोनों स्तंभों में 1100 दिए जलाए जाते हैं और प्रतिदिन 60 किलो तेल इन दियों को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंचे विक्रमादित्य के स्मारक पे। विक्रमादित्य का जो स्मारक है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन देखने वाली जो जगह है वहाँ पर है। विक्रमादित्य के जीवन के बारे में, विक्रमादित्य के शासन के बारे में, विक्रमादित्य का क्या क्या सिस्टम था उस वक्त, शासन कैसे चलता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। विशेषकर विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे, असली नवरत्न विक्रमादित्य के ही थे। हमें इतिहास में बताया गया है कि अकबर के नवरत्न थे, जबकि अकबर के नवरत्न नहीं, विक्रमादित्य के नवरत्न थे। लेकिन ये चीज़ें इतिहास में कहीं
कहीं भी ये चीज़ें लिखी नहीं गई हैं या इतिहास की किताबों से इनको कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। जबकि नवरत्न जो थे वो विक्रमादित्य के थे। तो विक्रमादित्य के नवरत्नों में पहले जो नवरत्न हैं वो हैं वराह मिहिर, जो ये ज्योतिष शास्त्री थे। दूसरे नवरत्नों में से एक नवरत्न जो हैं वो थे वररुचि, ये एक कवि थे। तीसरे नवरत्न थे वो थे घटखरपर, ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। चौथे नवरत्न जो थे वो थे क्षपणक, ये बौद्ध सन्यासी थे। और पांचवें जो नवरत्नों में से एक नवरत्न वो थे महाकवि कालिदास, जो कि एक कवि थे। और छठवें नंबर के जो नवरत्नों में से एक नवरत्न वो थे धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेदाचार्य थे। सातवें नंबर के जो नवरत्नों में से एक नवरत्न वो थे शंकु, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। और आठवें नवरत्नों में से एक नवरत्न वो थे अमर सिंह, ये प्रकांड विद्वान थे। इनका ग्रंथ अमरकोश है। और अंतिम नवरत्न में से एक नवरत्न वो थे बेताल भट्ट, जिन्होंने बेताल पच्चीसी लिखी। ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से जितने नवरत्न हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है और एक बेहतरीन तरीके से इसमें दिखाया गया है, जिससे कि जो यहाँ पर आते हैं उनको विक्रमादित्य के जीवन के बारे में और विक्रमादित्य के शासन के बारे में पता चल सके। ये बहुत देखने वाली जगह है यहाँ पर उज्जैन में। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।